वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर विवेक तापड़िया और ये है चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइव। हम लोग जो है कंपटीशन प्रोफाइल पर एक्सरसाइज कर रहे थे और फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर एनसीईआरटी से हमने कंप्लीट कर लिया है और अब जो है इसका फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। ये सेकेंड पार्ट जो कि कंपटीशन प्रोफाइल से है, यानी कि कंपटीशन में तैयारी कर कंपटीशंस की तैयारी करने के लिए जो थ्योरी है वो फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चंस हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल 11.2 डेंसिटी। उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में स्टैटिक प्रेशर को डिस्कस किया था। सो इन ए फ्लूइड एट अ पॉइंट डेंसिटी रॉ इज डिफाइंड एज, रॉ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिमिट लगा दी हमने, कंडीशन डेल्टा वी टेंड्स टू जीरो, वॉल्यूम जो है इतना कम हो रहा है एलिमेंट का, तो उस समय जो डेल्टा एम होगा, चेंज इन मास चेंज इन वॉल्यूम ऐसे करके, तो डी एम बाई डी वी से हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इन केस ऑफ होमोजीनियस, ये क्यों लगाया चेंज इन मास चेंज इन वॉल्यूम? बिकॉज प्रेशर के कारण या दबाव के कारण वॉल्यूम में भी चेंज आता है और डेंसिटी में भी चेंज आता है, तो उसकी वजह से। हालांकि मास में चेंज नहीं आएगा यहाँ पर, तो डेल्टा एम जो है डेल्टा एम के बराबर हो जाएगा डेंसिटी जो है, अगर वॉल्यूम में चेंज को हम टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ले जाए। इन केस ऑफ होमोजीनियस, दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस समांगी, एक जैसा। आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस, आइसोट्रॉपिक होता है, एनिसोट्रॉपिक होता है। आइसोट्रॉपिक में डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, एनिसोट्रॉपिक में डिफरेंट डायरेक्शन प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस है जैसे कि डायमंड जो है या जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सब क्या है, आइसोट्रॉपिक है। इट हैज नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। तो homogeneous isotropic substance, it has no directional properties, so is a scalar। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसको हम स्केलर की तरह ट्रीट करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, आइसोट्रॉपिक भी कह रहे हैं और नो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज भी कह रहे हैं, पर इसमें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक या एनाइसोट्रॉपिक वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से लिंक्ड है, और क्रिस्टलाइन और एमोर्फस वहां हम इनको लिंक करते हैं इस टर्मिनोलॉजी, तो कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज से सिर्फ इतना सा मतलब है कि डेंसिटी जो है वो उसमें डायरेक्शन एसोसिएट नहीं कर पाते हम, इसलिए उसको स्केलर। इसकी डायमेंशन है ml-3, तो यूनिट केजी पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट, और सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब बनता है, जो कि वाटर की डेंसिटी है, स्टैंडर्ड हम रेफरेंस लेते हैं उसको। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मींस द रेशियो ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस, कि कितनी जगह में फैला हुआ है वो मास। व्हाइल डेंसिटी ऑफ ए बॉडी मींस द रेशियो ऑफ मास ऑफ ए बॉडी टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो सॉलिड बॉडी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर है। ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ये रिलेशन हो कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ही डेंसिटी ऑफ बॉडी हो। बॉडी में, किसी बॉडी में मटेरियल अगर और ज्यादा डेंसली पैक्ड है तो सब्सटेंस की डेंसिटी कुछ और होगी और बॉडी की डेंसिटी कुछ और होगी। while for a hollow body density of body is lesser than that of substance। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर कर दी गई। when immiscible liquids of different densities, बच्चों ये जो फाइन डिटेल में हम जा रहे हैं ये हम गहराई में गोता लगा रहे हैं। बोर्ड लेवल पर या स्कूल लेवल पर हम इन सब बातों की बात इन सब बातों को नहीं करते हैं, इस सब डिस्कशन में नहीं जाते हैं। कंपटीशन लेवल के लिए हमें इस डिस्कशन में जाना होता है, यानी फाइन डिटेल्स हैं सारी। इमिसिबल लिक्विड्स जो आपस में मिलते नहीं है, मिलाया उनको ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, अलग अलग डेंसिटी के, आर पोर्ड इन ए कंटेनर, एक बर्तन में हमने उनको डाला। द लिक्विड ऑफ हाईएस्ट डेंसिटी विल बी एट द बॉटम, क्योंकि वो सबसे भारी है, while that of lowest density at the top and interfaces will be plane। सभी लिक्विड्स की इंटरफेसेस प्लेन होगी, ऐसा यहाँ लिखा है। पर इसी फैक्ट को जब हम सरफेस टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाके डिस्कस करेंगे तो वहां जो है मेनिस्कस कॉन्केव या कॉन्वेक्स हो सकता है। तो प्रैक्टिकली आप इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें।
Fifth, sometimes instead of density we use the term relative density or specific gravity. So दिमाग में इस बात को क्लियर रखें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ और नहीं, रिलेटिव डेंसिटी को ही हम कहते हैं, विच इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन करते हैं हम, रेफरेंस लेते हैं वाटर की डेंसिटी। इफ m1 mass of liquid of density ρ1 and m2 mass of density ρ2 are mixed, इनको दोनों को हमने मिक्स किया, देन क्योंकि m है m1 प्लस m2 और v जो वॉल्यूम है वो है m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2, क्योंकि वॉल्यूम होता है मास अपॉन डेंसिटी और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हम देखें एक्सप्रेशन, तो टोटल मास है m1 प्लस m2 और टोटल वॉल्यूम है m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2। तो यहाँ से रिजल्ट मिलता है हमें सिग्मा mi अपॉन सिग्मा mi अपॉन ρi। तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। अगर यहाँ m1 m2 के बराबर हो जाए, है ना, दो लिक्विड्स को हम मिक्स कर रहे हैं, m1 m2 के बराबर हो जाए तो जो डेंसिटी है उसके लिए फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा, रॉ मिक्सचर की डेंसिटी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, यानी हार्मोनिक मीन के बराबर होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करते हैं। तो दो लिक्विड्स को अगर आप मिक्स कर रहे हैं, अगर उनका मास इक्वल है, तो जो मिक्सचर की डेंसिटी है वो इस रूल को फॉलो करेगी, यानी 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। अगला पॉइंट है, इफ v1 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड v2 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2 आर मिक्स्ड, देन हमें पता है मास हो गया ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 एंड वॉल्यूम दोनों का सम v1 प्लस v2, और रॉ m बाय v होता ही है। और अगर दोनों के वॉल्यूम इक्वल हो जाए, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v, तो जो डेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी, तो यहां से हम देख सकते हैं डेंसिटी हो जाएगी ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2, यानी अर्थमेटिक मीन के बराबर हो जाएगी। तो अगर मासेस सेम है तो डेंसिटी होगी हार्मोनिक मीन के बराबर, अगर वॉल्यूम इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं, तो अर्थमेटिक मीन के बराबर। With rise in temperature due to thermal expansion of a given body, volume will increase while mass will remain unchanged. गर्म करने पर मास तो उतना ही रहेगा, बॉडी फैलेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डेंसिटी जो है कम हो जाएगी, डेंसिटी विल डिक्रीज, दैट इज रॉ अपॉन रॉ जीरो। अब अगर ये रिलेशन यूज करें v इक्वल टू वी जीरो वन प्लस गामा डेल्टा थीटा, जहाँ पे गामा जो है हिंदी में कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक, और यह है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन गामा, डेल्टा थीटा टेम्परेचर में डिफरेंस है, v जीरो इनिशियल वॉल्यूम है, v फाइनल वॉल्यूम। तो डेंसिटी का रेशियो अगर मैं लेता हूँ रॉ अपॉन रॉ जीरो, जो कि m अपॉन v डिवाइडेड बाय m अपॉन v जीरो से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर मास सेम ले रहे हैं तो ये v जीरो अपॉन v के बराबर हो गया। और अब v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो v जीरो कैंसिल होकर रिलेशन जो मिलता है हमको रॉ इक्वल टू रॉ जीरो अपॉन वन प्लस गामा डेल्टा थीटा मिलता है। नहीं, अगर डेल्टा थीटा जो है बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो बाइनोमियल एक्सपांशन से जब मैं पावर -1 लिखूंगा ऊपर और इसका एक्सपांशन करूंगा हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हुए, मैं लिख पाऊंगा कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा रॉ जीरो टाइम्स 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा के। तो जो रिलेशन है उसको ध्यान से देखें, v इक्वल टू वी जीरो टाइम्स 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, जबकि डेंसिटी रॉ इक्वल टू रॉ जीरो 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, बट इट इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल टेम्परेचर चेंज। अगर ये टेम्परेचर चेंज बड़ा है तो ये काम नहीं करेगा, ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देगा, एग्जैक्ट नहीं देगा। विद इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर के साथ क्या चेंज होगा, ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है, दैट इज रॉ अपॉन रॉ जीरो। फिर से हमने इसी फॉर्मेट में इसको लिखा, और वी जीरो अपॉन वी के लिए अब की बार जो रिलेशन यूज कर रहे हैं रॉ एम बाय वी होता है, तो ये यहाँ तो लिख दिया हमने। डेफिनेशन जो है बल्क मॉडुलस की, उसको यहाँ पे अगर हम लगाएं तो बल्क मॉडुलस बी होता है माइनस वी जीरो टाइम्स डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, दैट इज v इक्वल टू वी जीरो टाइम्स 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पर, है ना, इसको आप कागज पेन लेकर लिख कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि v इक्वल टू वी जीरो, जो यहाँ रिलेशन था 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा था, फिर यहाँ पर हमने प्रेशर के टर्म्स में इसकी बात की, तो
प्रेशर के टर्म्स में जब डेल्टा पी पर हम इसको ले आए तो एक्सप्रेशन बिकम्स V0 टाइम्स 1 माइनस डेल्टा पी अपॉन बी। और डेंसिटी को जब मैं इसको वॉल्यूम के इस एक्सप्रेशन को वहां रखता हूँ डेंसिटी के एक्सप्रेशन में, तो ये ऊपर जाकर -1 होता है और बनता है रॉ 0 टाइम्स 1 प्लस डेल्टा पी अपॉन बी। तो ये कुछ टिपिकल फॉर्मूले हमने डिराइव करके निकाले। अब इनको कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं क्वेश्चंस में कैसे यूज करना है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये थ्योरी है जो सारी हमने पढ़ी, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सैंपल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेंसिटी। 9th नंबर का क्वेश्चन है, होमोजेनियस सॉलिड सिलेंडर है, लेंथ L है जो कि h/2 से कम है। ये लेंथ L है जो h/2 से कम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया A/5 है, उसको इमर्स किया हमने इस तरह से कि ये तैर रहा है विद इट्स एक्सेस वर्टिकल एट द लिक्विड लिक्विड इंटरफेस। यहाँ पर लेंथ L/4 जो है डेंसर लिक्विड में है और 3L/4 ऊपर है। द लोअर डेंसिटी लिक्विड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर हैविंग प्रेशर P0, ऊपर जो है प्रेशर P0 रहेगा। देन डेंसिटी कैपिटल D ऑफ सॉलिड, तो इस सॉलिड की डेंसिटी हमको निकाल के बताना। तो ये ऐसी कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हैं और जो अभी अभी आपने फॉर्मूले सीखे उनको यहाँ पर आपको यूज करना। अगर मैं यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करता हूँ तो सिलेंडर का वेट अपथ्रस्ट ड्यू टू बोथ लिक्विड्स, एक अपथ्रस्ट लगा रहा है नीचे वाला लिक्विड, एक अपथ्रस्ट लगा रहा है ऊपर वाला लिक्विड, तो टोटल वेट जो है V इंटू डी इंटू जी, ऐसा हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब अपथ्रस्ट जो है, जो ऊपर वाला लिक्विड है वो कितना लगा रहा है, तो यहाँ पर बोला है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A/5 है। A/5 इज द एरिया एंड 3/4 L इज द लेंथ, ये ऊपर वाले पार्ट वॉल्यूम हो गया, इंटू डी डेंसिटी हो गई ऊपर वाले लिक्विड की, इंटू जी, प्लस A/5 नीचे डूबा हुआ है ना, A/5 नीचे क्रॉस सेक्शनल एरिया A/5 इंटू वॉल्यूम L/4, तो A/5 इंटू L/4 नीचे वाले लिक्विड में, उसकी डेंसिटी 2D है इंटू जी। और यहाँ से इसको सॉल्व अगर मैं करता हूँ, क्योंकि अननोन क्या है, कैपिटल डी हमें पता करना था, तो कैपिटल डी यहाँ से निकल के आता है 5/4 टाइम्स स्मॉल डी। तो जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया है इसको लिखकर थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी होगी, तब ये पकड़ इस तरह के क्वेश्चंस पे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ आइस रॉ है एंड दैट ऑफ वाटर वो सिग्मा है। आइस की डेंसिटी रॉ है, वाटर की डेंसिटी सिग्मा है। व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन ए मास कैपिटल M ऑफ आइस मेल्ट्स, तो वॉल्यूम में कितना डिक्रीमेंट हो जाएगा कैपिटल M मास की बर्फ अगर पिघल जाए। तो सीधे सीधे जो आपसे पूछा है, तो कहीं बर्फ पड़ी हुई है ना, पानी में नहीं है, ठीक। हाँ, पानी में कन्वर्ट जरूर हो रही है। तो वॉल्यूम जो है हम जानते हैं बर्फ का वॉल्यूम पानी से ज्यादा होता है, तो बर्फ से जब पानी बन जाएगा तो निश्चित रूप से वॉल्यूम कम होगा, तो वही पता करना। तो वॉल्यूम ऑफ आइस m बाय रॉ, V इक्वल टू m बाय रॉ, वॉल्यूम ऑफ वाटर m बाय सिग्मा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी सिग्मा, तो चेंज इन वॉल्यूम m बाय रॉ माइनस m बाय सिग्मा, ये पूछा है इसमें। व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम जब कैपिटल M मास की आइस पिघल रही है, तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आ गया, m कॉमन लिया हमने, 1 बाय रॉ माइनस 1 बाय सिग्मा। तो देखा जाए तो क्वेश्चन में करना कुछ नहीं था, पर अगर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट घबरा गया वहां पे कि ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या अप्रोच क्या लगेगी, तो फिर वो आंसर नहीं निकाल पाएगा। हालांकि आप देख रहे हैं इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कुछ भी नहीं कर रहे। तो यहीं पर इस बात की जरूरत आ जाती है कि इस तरह के क्वेश्चन, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हो, उनसे आपकी फैमिलियरिटी बनी हो, तब आप ये अप्रोच लगा पाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूरी हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल मासेस ऑफ वाटर एंड अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 आर मिक्स टुगेदर। अब कौन सी कंडीशन है? इक्वल मासेस में क्या होता था? हार्मोनिक मीन होता था। तो of water and liquid of density 2 are mixed together, then the mixture has a density of water की density हम जानते हैं 1, liquid की density 2 और दोनों का हमने मिक्सचर बना दिया तो मिक्सचर की डेंसिटी क्या होगी? तो सीधे हमने हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला लगाया। जो डेंसिटी है वो होगी टू रॉ वन रॉ टू अपॉन रॉ वन प्लस रॉ टू, तो वैल्यू आ गई 4/3, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। टू सब्सटेंसेस ऑफ डेंसिटी रॉ वन एंड रॉ टू आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम। अब की बार आप देख रहे हैं इक्वल वॉल्यूम वाला केस है एंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज 4। रिजल्टेंट आपको दे रखा है व्हेन दे आर मिक्स्ड इन इक्वल मासेस। ओके, अलग अलग सिचुएशन दे दिया, पहले इक्वल वॉल्यूम, फिर दूसरी सिचुएशन दी है व्हेन दे आर मिक्स्ड इन इक्वल मासेस द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज 3। तो हमें रॉ वन और रॉ टू की वैल्यू बतानी है, तो दो इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन होंगे और उनको हम सॉल्व करके रिजल्ट निकालेंगे। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास। सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या होती है? रॉ वन अर्थमेटिक मीन होती है, तो रॉ वन प्लस रॉ टू अपॉन टू 4 के बराबर है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ से रॉ वन प्लस रॉ टू 8 आ गया। इक्वल मासेस तो हार्मोनिक मीन होती है 2 रॉ वन रॉ टू अपॉन रॉ वन, वो 3 के बराबर है, तो यहाँ से 2 रॉ वन रॉ टू इक्वल टू 3 टाइम्स रॉ वन प्लस रॉ टू आ गया। इसकी वैल्यू डाल देंगे हम 8। अब ये जो सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी। आपने ऐसी पहले भी ऐसी सिचुएशन आई होंगी जहाँ पे a प्लस बी दिया हुआ है आपको और 2ab दिया हुआ है, तो a प्लस बी दिया हुआ है, 2ab दिया हुआ है और आपको a और b की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं दिखा है डिटेल, पर इतनी मैथमेटिक्स आप जानते हैं, तो इसको फॉर्मूले की मदद से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो आपको इसको सॉल्व करना होगा, तो आपको रॉ वन और रॉ टू की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13। A body of density d1 is counterpoised by mg of weights of density d2 in air of density d, then the true mass of the body is। अब सबसे पहला चैलेंज तो आपके सामने है कि आप लैंग्वेज को समझें, कह क्या रहा है क्वेश्चन। तो कोई बॉडी है जिसकी डेंसिटी d1 है, इस काउंटर पॉइज का क्या मतलब? यानी बैलेंस हो रही है बाय mg ऑफ वेट्स, mg वेट से बैलेंस हो रही है कोई बॉडी जिसकी डेंसिटी d1 है, और वो जो वेट है उनकी डेंसिटी d2 है हवा में, जिसकी डेंसिटी d है। तो बॉडी का ट्रू मास क्या है, ये आपसे पूछा। तो माना कि m0 बॉडी का मास है वैक्यूम में, हवा में होने का मतलब है कि हवा का जो बायन्ड फोर्स है वो भी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। सो अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज अपरेंट वेट ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स इन एयर, क्योंकि उसी से वो बैलेंस हो रहा है। तो एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट ड्यू टू डिस्प्लेस्ड एयर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो वो मुझे अपरेंट वेट मिलेगा जो कि वहां पे डिस्प्ले हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अपथ्रस्ट ड्यू टू डिस्प्लेस्ड एयर, तो कैसे? अच्छा, दो बार लिखने में आ गया, उससे कंफ्यूज ना हुआ। तो एक्चुअल वेट है m0 इंटू जी, और अपथ्रस्ट कितना है? vdg होता है, तो वॉल्यूम है m0 बाई d1। d1 क्यों लिया मैंने? बॉडी के मटेरियल की डेंसिटी, तो m0 बाई d1 इंटू, और ये d किसके लिए? एयर की डेंसिटी, d इंटू जी। तो ये समझना है आपको कि कौन सी टर्म हम यूज कर रहे हैं, गिवन डेटा में से किसे यूज कर रहे हैं। तो ये आ गया mg माइनस m अपॉन d2 dg। किस कैसे बराबर किया हमने, इसको दोबारा से देखें। अपरेंट वेट ऑफ स्टैंडर्ड वेट, एक्चुअल वेट minus upthrust, so this is actual weight and this is upthrust, और ये क्या है? mg माइनस m बाई d2 dg, ये इसके बराबर है अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी इन एयर।
तो वो किससे बैलेंस हो रहा है यहाँ पे दिख रहा है, वो जो दूसरा वेट है काउंटर पॉइज बाय, यानी आप इमेजिन कीजिए एक तराजू है जिसमें दो पलड़े हैं, दो पैन हैं, और तराजू के दो पलड़ों में एक साइड बॉडी है, दूसरी साइड वेट है। तो ये जो वेट है mg वेट जिसकी डेंसिटी d2 है, तो उसके लिए भी हमें सेम फॉर्मूला तो लगाना होगा। तो mg उसका वेट है एक्चुअल, ठीक है, एक्चुअल वेट माइनस उस पर जो अपथ्रस्ट लग रहा है वो m बाय d2 इंटू डी जी है। तो ये समझने की बात है यहाँ पर। तो यहाँ से फिर m0 हमें मिल जाता है, ये एक्सप्रेशन, दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये हमने डेंसिटी पर बेस कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में कंपटीशन प्रोफाइल में मैं पास्कल्स लॉ को डिस्कस करूंगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग।